हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया हो। नमस्कार, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के। तो आज जैसा कि आपका क्रम चल रहा है लगातार और आपको रोज एक क्लास 6:30 बजे मुहैया कराई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा, और जिसमें हमारा मेन फोकस है क्लास 9th के सारे बच्चों का, जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और जिनका सिलेबस अपडेट किया गया है, उन सारे बच्चों का सारा सिलेबस यहाँ डिस्कस किया जाए। और हर दिन आपको एक छोटे-छोटे क्लिप के माध्यम से हर एक टॉपिक के हर पहलुओं को हम लोग टच कर रहे हैं, हर पहलू को आपको आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। होप सो आप सबको ये सारी चीजें पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, थोड़ा-सा हमारा हौसला बढ़ेगा। और तो और दूसरी चीज, आप छोटा-सा फेवर दीजिए, आप ना इससे बड़े होंगे ना आप छोटे होंगे। एक आप काम किया करिए, कम से कम हमारे वीडियो को 2-4 लोगों तक पहुँचाया करिए, जिसमें से 1-2 लोग, आप एक बच्चा केवल 5 लोगों की ज़िम्मेदारी लेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये आपकी फैमिली जो होगी बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। और हमें पता है आप सब हमारे फैमिली मेंबर हो, और आप सभी इस फैमिली का सपोर्ट करोगे बिना किसी अ, लापरवाही के। पूरी ईमानदारी बरतिए, अपनी फैमिली के साथ जुड़े हैं आप, तो थोड़ा सहयोग करिए। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आज अपना पॉलिटी का पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी। अपडेटेड सिलेबस पर हम बात करने वाले हैं। है क्या डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? ये व्यवस्था क्या है हमारे लिए, हमारे देश में? हमारा देश कैसा लोकतांत्रिक है, या यह मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ रन अप कर रहा है, या फिर डिक्टेटरशिप चल रहा है? इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको हर एक एस्पेक्ट यहाँ पर समझ में आएगा और हर चीज मजा आएगा। तो चलिए, समय नहीं गवाएंगे, जानेंगे क्या है इस डेमोक्रेसी को, और बेहतर तरीके से इसको डिफाइन करने का हम प्रयास करेंगे आपके सामने। तो चलिए, पहला टॉपिक ही आपके सामने दे दिया गया है, डेमोक्रेसिया। क्या दे दिया गया बच्चे? डेमोक्रेसिया। चलिए डेमोक्रेसिया पे चर्चा करते हैं। तो ये तो आपका चैप्टर ही दिया गया है, चैप्टर को हम लोग डिस्कस अब आगे करेंगे। पहला टॉपिक आपके सबके सामने डेमोक्रेसी आ गया है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बच्चे लोकतंत्र। लोकतंत्र का भी मतलब मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा की जाने वाला, लोगों के द्वारा किया जाने वाला, के द्वारा किया जाने वाला शासन, किया जाने वाला शासन। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। पहले तो इसका मतलब समझिएगा, डेमोक्रेशिया का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा दे दिया गया आपको। तो ये ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया वर्ड से इसका उदय हुआ है, ये दिमाग में रखेंगे। देखिए, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल ऑफ आर पावर, रूल या पावर। चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं। एक वर्ड में डिफिनेशन क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अच्छा, आप अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट करते हैं आपको पता? वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट करते हैं, और पर पर्सन पर वोट, और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये आपको हमारे डेमोक्रेसी में अधिकार दिया गया है। इससे हम बात करेंगे। आपको ये देखिए, वोटिंग का एक फॉर्मेट आपको बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जाता है, अपना मतदान करता है, अपना वोट देता है। और आगे हम बात करते हैं इसके अलावा क्या चीजें हैं हमारे सामने, बात करते हैं। सर, है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? चलिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ मेंशन किया गया है, इसके माध्यम जानेंगे। एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये एक दिन आप सबकी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली होगी आप लोग के सहयोग से, कि लोग वाकई में कहेंगे हाँ, कोई एक ऐसी संस्था थी जिसने अपने जीरो इनिशियल से किसी से सब का सब अपने बच्चों से ही पूरा फेवर पाया है, एक इंस्टीट्यूट। और ये पूरी की पूरी फैमिली इन बच्चों की ही है और किसी की नहीं है। ठीक है, ये आपके नाम, बिल्कुल आपका ही होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं सर, डेमोक्रेसी, जितने इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, पहली चीज, इसमें डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। अच्छा, ये लोग इलेक्ट करके आते हैं, ना कि ये हेरिडिटल फॉर्म में नहीं रहते हैं। हमारे पुरखे अगर राजा थे तो हम भी राजा होंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर इनको इलेक्ट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे सर। इलेक्टेड लीडर्स, ऑल मेजर डिसीजन एंड नेशनल पॉलिसीज आर मेड एक्सक्लूसिव बाय द लीडर्स, चूजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन। हम लोगों के द्वारा, चाहे डायरेक्टली फॉर्म में चाहे इनडायरेक्टली फॉर्म में, हम लोगों ने जिनको चूज किया है
वही सारे डिसीजन को, चाहे वो फॉरेन अफेयर हो, चाहे अपने नेशनल मुद्दे की बात करते हैं किसी मुद्दे पर, इन सारी चीजों पर डिसीजन कौन लेता है बेटा? हमारे लीडर लेते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, या चाहे डायरेक्टली फॉर्म में चुने हम लोग या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में चुने हो। दूसरी बात सर, यहाँ पर जो चॉइस होता है हम लोगों का एकदम फ्री होता है और निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। अवसर हमारे पास होते हैं। इलेक्शन ऑफर अ जेन्युइन fair choice to the citizen where those currently holding powers stand a real chance of losing। यहाँ पर ये चांस सबके पास है यार, जो भी लीडर्स हमारे यहाँ अभी रनअप पे हैं, जैसा कि अभी जेनजी हमारे सामने बहुत ही बेहतर तरीके से रनअप कर रही है, जेनजी हमारे इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका यही कारण है कि जो पावर में जो भी मतलब गवर्नमेंट रनअप कर रही है, कहीं ना कहीं बेटा ये दिमाग में रखिए, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जो है उसके मन में फियर है कि ये लोग हमको हमारा तख्ता पलट कर सकते हैं और हमको हमारी गद्दी से हटा सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस है कि मैं राहुल गांधी को चुन सकता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल को चुन सकता हूँ, या फिर जो भी लीडर्स है मैं उनको चुन सकता हूँ। इस चीज की हमारे पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चॉइस हमारे सामने दी गई है हमारे डेमोक्रेसी के तहत। तो इसके वजह से हर एक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो सत्ता में है या सत्ता में नहीं, उनके पास ये फियर होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने सीट को लूज न कर जाए। ये सारी चीजें ठीक है, आपको शायद समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे और क्या डेमोक्रेसी बताता है। यूनिवर्सल सफरेज सबके पास, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से आप लोग जानते हो, जो भी एबव देन 18 ईयर होंगे, 18 ईयर प्लस जो होंगे, उनके पास राइट टू वोट होगा, राइट टू वोट होगा, राइट टू वोट होगा, ठीक है, वोट देने का अधिकार उनके पास है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सफरेज मिला हुआ है। बताइए, एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स इक्वल वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर एक व्यक्ति का एक वोट होगा और उनके वोटों की वैल्यू एक मानी जाएगी। ये चीज इसके तहत हमको बताया जाता है। आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है भैया। आप बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है क्या? जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं वो मनमानी कर रही है, लेकिन हमारे जेनजी जो है वहां पर एकदम फुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लिमिटेशन, वो अपने लिमिट में रहे, आउट ऑफ लिमिट न जाए, वो अपने लिमिट के तहत कार्य करें। इस चीज को हमारी जेनजी जानती है और जेनजी इस पर वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डेमोक्रेसी में बताया गया है, हर एक पॉलिटिकल लीडर हो या फिर वहां की जनता हो, उनके पास उनका स्वयं का अधिकार होता है, अपनी लिमिट होती है। हर एक चीज में वो अपने अधिकार के अकॉर्डिंग काम करे, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग वर्क करे, दूसरा उनके लिमिट के तहत वो काम करे। ये सारी चीजें हमारे डेमोक्रेसी के तहत बताई गई हैं और कहीं न कहीं ये हमारे देश को और भी मजबूती देता है। इससे हम अपने देश में एक सही लीडर को चुनते हैं और उनके पास उनकी अथॉरिटी जो है वहीं तक वो काम करे। इस चीज को हम बता सकते हैं, डेमोक्रेसी हमको ये अधिकार देता है। आगे हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, थोड़ा और चर्चा करने वाला डिटेल में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चे, स्क्रीनशॉट सब लोग लेते चलिए, आप सबको ये कहीं न कहीं बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। चलिए हम चर्चा करेंगे आगे की थोड़ी सी। आगे क्या बताया जा रहा है, व्हाई डेमोक्रेसी मेरिट्स। अच्छा, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों और इसके मेरिट्स क्या है, इस पर भी चर्चा करने वाले। फटाक से देखिएगा सर, ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, बिल्कुल सही। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करता है, तनाव को कम करने का काम। डिग्निटी और सेल्फ करेक्शन का मतलब इसका खुद का गौरव होता है, साथ ही साथ ये खुद को जांचने मतलब चेक एंड बैलेंस का काम करता है। क्या करता है, चेक एंड बैलेंस का भी ये इसके पास प्रॉस्पेक्ट होता है, बैलेंस का भी प्रॉस्पेक्ट इस पर होता है। अगला सर, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें एक बेहतर क्वालिटी के साथ ये लोग डिसीजन लेंगे, ये भी इनके पास एस्पेक्ट ये दिया जाता है। चलिए चारों पे चर्चा करते हैं वन बाय वन। सर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है बेटा तो ध्यान दीजिए वो अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा, उसका जवाबदेह होगा, वो अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल वो होगा। रिस्पॉन्ड टू पब्लिक नीड्स डायरेक्टली, जो भी हमारी जरूरतें होती हैं उसको पर तुरंत निर्णय लेना, उस पर तुरंत एक्शन लेने का काम इनका होता है। हिस्टोरिकल एग्जांपल अगर देखते हैं, इंडिया हैंडल द 1958 to 61 फूड क्राइसिस फार बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक चाइना ड्यू टू द डेमोक्रेटिक प्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ 1958 और 61 के तहत जो हमारे यहाँ बेटा एक फूड क्राइसिस आया था, उसके समय में नॉन डेमोक्रेटिक जो चाइना है उससे बेहतर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने रन किया था। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल है, साथ ही साथ प्रेस की हमारे पास आजादी है और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होने की वजह से वो वेल तरीके से रन कर पाई। नॉन डेमोक्रेटिक जैसे चाइना में फूड क्राइसिस है, वहां पर दिक्कतें आई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा समझने के लिए।
और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को समझने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसी क्रम में। सर आपके पास क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, इनका जो डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं क्वालिटी बेस्ड होगा। ऐसे सस्ते में या फिर हलवा बनाकर थोड़ी इसका डिसीजन लिया जा सकता है। इसका कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आपके सामने दिया गया है और उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। क्या है इसमें? इन्वॉल्व कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड द मल्टीपल व्यू पॉइंट, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ रैश, इररिस्पांसिबल और आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ध्यान दिएगा, ये इस तरीके, देखिए पहले तो सबको कंसल्टेशन में, मतलब वाद विवाद में सबको शामिल करेगा, सर डिस्कस करेगा एक दूसरे से, और मल्टीपल व्यू पॉइंट भी रखा जाएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इन सारी चीजों डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा क्या है बेटा, बताया जा रहा है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, कम करता है किन चीजों को, रैश या हरासपना को कम करने का चांस, मतलब कुल मिलाकर के रैश ना आए यहाँ पर, या फिर वल्गरिटी न दिखे, या फिर ओवरलैपिंग न होने पाए, इसको कम करने का काम करता है, चेंज करता है। आगे बात करते हैं, इररिस्पांसिबिलिटी ना आए और आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई ना होने पाए, इस सारी चीजों की जिम्मेदारी लेता है। ये चीजें हम रखेंगे, आप लोग आगे चर्चा करेंगे। सर इसके अलावा और भी चीजें हमारे सामने, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तनाव को कम करने का काम करता है, को कम करने का काम करता है, ये डेमोक्रेसी करने का काम करता है, काम करता है। आया समझ? क्या है इसमें? प्रोवाइड्स अ पीसफुल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन सोशली डाइवर्स नेशन विदाउट रिलेइंग ऑन वायलेंस और परमानेंट डोमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, मैंने टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट कैसा बन सकता है। हमारे यहाँ जानते हैं भारत एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री वेयर द मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल point of views, multiple societies are evolved and they live together peacefully. Reason is that cause our democracy resolve all the conflict raises in our society or in our communities. रीजन क्या है समझिएगा, अगर कहीं पर किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी समुदाय को लेकर के, किसी संस्कृति को लेकर के अगर कहीं भी वाद विवाद होता है, कहीं पर तनाव पैदा होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको बिना हिंसात्मक रूप दिए उसको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी ले। ठीक है, ये हमारी डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी डेमोक्रेसी ऐसा करती है। बट प्रेजेंट टाइम में तो आप देख ही रहे हो बेटा क्या जनजी कर रहे हैं और क्या चीजें हो रही गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये आपकी ओपिनियन है, आप लोग बताइए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सर डिग्निटी एंड सेल्फ करेक्शन क्या करता है भैया, हर एक व्यक्तियों की सुरक्षा करना, और अगर कोई गलती, चेक एंड बैलेंस का रूल यहाँ पर अप्लाई करता है, जैसे कि पावर शेयरिंग को डिवाइड किया गया है, आगे बात करेंगे इस पर। सर इनहेंस सिटीजन डिग्निटी बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक रूप से समानता के आधार पर हर एक व्यक्तियों की डिग्निटी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी डेमोक्रेसी बनती है। पब्लिक मिस्टेक्स कैन नॉट स्टे हिडन फॉर लॉन्ग, अगर कोई मिस्टेक, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई मिस्टेक किया तो पब्लिकली रूप से बहुत दिन तक वो छुपा नहीं रहेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि इतना बड़ा घोटाला होता है हमारे देश में, वो दिख जाता है, गवर्नमेंट उसको छिपाने का काम करती है, लेकिन आपको पता है वो कहीं ना कहीं आप सबके सामने रखी दी जाती है और चली जाती है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यह पब्लिक डिग्निटी और सेल्फ करेक्शन का काम इनको करना पड़ जाएगा। चेक एंड बैलेंस होता रहता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को, और अगर ये दोनों मिल गए तो जुडिशरी इन दोनों को चेक और बैलेंस करने का काम करती है। ये आप सबको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। लॉन्ग अलाउिंग रूम फॉर कोर्स करेक्शन, हाँ भैया इनके पास करेक्शन का भी मौका दिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे एक बार, आगे हम बात करेंगे सर। चार पिलर है बेटा डेमोक्रेसी के। पहला डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा सर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, तीसरा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये भी जानते रहिएगा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ये चार एस्पेक्ट हैं, चार की पॉइंट है जो आप सबको समझना चाहिए, आप सबको जानना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोग इसको देखिए और समझिए। चलिए चर्चा करते हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मस्ट स्ट्रिक्टली लाई विद द लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट बाय द पार्लियामेंट्री हेड, नॉट बाय द प्रधानमंत्री जिसे आप लोग बोलते हो, राष्ट्रपति बोलते हो आप लोग बेटा, मंत्रालय जो अथराइज किया था उन लोगों को नहीं बेटा, हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम लोग चुनकर भेजे हैं उनके हाथों में फाइनल डिसीजन होना चाहिए। हम लोगों द्वारा चुने गए जो व्यक्ति हो उनके हाथों से डिसीजन होना चाहिए, वो लोग डिसीजन ले, ना कि अपने मन से प्रधानमंत्री या कोई इस पर डिसीजन ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना होने पाए। ठीक बच्चे, आगे बात करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, भैया हमारे यहाँ चुनाव होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, लेकिन क्या आप बताइए फ्री और फेयरली हो पाता है क्या? आप बताइए क्या वो फ्री और फेयरली हो पाता है? नहीं बच्चे, कहीं ना कहीं आपको पता होगा टॉप क्लास का
वल्गरिटी, टॉप क्लास की करप्शन आपको देखने को मिलता है। कहीं पर पैसा बंटवा रहे हैं, कहीं पर पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं, कहीं पर उनको खाने का अनाज दिया जा रहा है, कहीं पर उनको पीने का कुछ दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप वॉच करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन तो नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं डोमिनेशन भी होता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अभी आप रनिंग गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, और जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन वालों को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने का काम करता है। ये सारी चीजें नहीं होने पाए। इलेक्टोरल कंपटीशन फ्री और फेयर होना चाहिए, वहां पर किसी की हाथापाई न होने पाए या फिर किसी की करप्शन हाथ नहीं लगे ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। Election must offer political competition where ruling parties can be voted out fairly without electoral fraud or manipulation. ठीक है, मैनिपुलेट करके किसी को या फिर किसी फ्रॉड के माध्यम से वो ना जीत पाए, ये चीज दिमाग रखिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक मत और एक मूल्य होना चाहिए। क्या है ये सर? पॉलिटिकल इक्वलिटी इंश्योर, सुनिश्चित करता है कि ये सभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हैं वो एग्जैक्टली उनके पास एक वोट है और सभी वोट का जो वैल्यू है वो सेम वेट कैरी करता है। किसी का ज्यादा, अब मुकेश अंबानी का बेटा अगर बेटा वो वोटिंग करने गया तो उसका ऐसा थोड़ी है कि 10 वोट गिने जाएंगे, या फिर आपके पापा जो है या हमारे पिताजी या आपके जो भी हमारे कलीग्स हैं वो लोग वोटिंग करें, उनका एक माना जाए, उनको 10 माना जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। तो सभी व्यक्ति का एक वोट होता है और एक वोट की वैल्यू भी एक ही होती है, सबके मूल्य एक बराबर है। आगे सर, रूल ऑफ लॉ दिया जाता है और रिस्पेक्ट फॉर द फंड, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा उसको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, दिमाग में रखिएगा। सर, द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट सिटीजंस बेसिक फ्रीडम, मेंटेन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड गवर्न विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। जो गवर्नमेंट अपना शासन करे, रूल कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि ओवरलैपिंग करे। ये चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का की सुरक्षा करे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं हमको इसको समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए। मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा होगा एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, तो लाइक दबाकर ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा। ये देखिए, कोई क्लास 9 का पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है बेटा, ये कहीं ना कहीं ये आपका टॉपिक है, हमारे भारतीय होने का टॉपिक है, और हमारे भारतीयों के लिए इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बात करेंगे सर, इन 4 प्रिंसिपल के अलावा हमारे सामने कुछ दिए गए हैं। कंपैरिजन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की बात करेंगे सर, मोनार्की की बात करेंगे और डिक्टेटरशिप की बात करेंगे। तीनों का मतलब समझिएगा। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है बेटा? लोकतंत्र। मोनार्की मतलब होता है साम्राज्य बेस्ड ना, साम्राज्य वाली शक्तियां जो होती है। और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। साम्राज्य वाली शक्तियां जैसे निरंकुश शाही ना, निरंकुश शासन। चलिए देखिए, इनके पावर कहां से आते हैं ये समझिएगा। ये तो डेमोक्रेसी में तो इनको जो गवर्नमेंट होता है उनको चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर हेरिडेटरी सक्सेशन होता है। और डिक्टेटरशिप में इसे सीज किया जाता है, मिलिट्री फोर्स के द्वारा इसको जो है कब्जा लिया जाता है कि हाँ भैया ये मेरा अथॉरिटी है, दिस एम्पायर बिलोंग्स टू मी एंड आई विल रूल हियर, नो वन कैन डिनाई माय पावर्स एंड एवरीवन मस्ट हैव टू फॉलो माय रूल्स व्हाटएवर आई प्रेजेंटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट सर, डिसीजन कौन लेता है सर जी? डेमोक्रेसी में तो डिबेट होता है, कंसेशन होते हैं और मेजोरिटी के ऊपर जो है डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन सर मोनार्की में सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोनार्क जो बोल दिया वही सही है। अगर यहीं पर बात करते हैं आर्बिट्री सिंगल लीडर कमांड, जो डिक्टेटरशिप होता है, एक व्यक्ति, जैसे आपको पता होगा अभी तक हिटलर जैसा व्यक्ति, हिटलर जो बोलता था वही होता था, ऐसा ही जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो बोलता था वही होता था, ऐसा कॉन्सेप्ट बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो मान लो सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोनार्क के द्वारा उनके मंत्रिमंडल बात करते थे, लेकिन यहाँ पर जो डिबेट होता है, कंसेशंस होते हैं, मेजोरिटी जिसकी होती है उसको डिसीजन ले, लेकिन यहाँ पर वहां पर अगर राजा ने बोल दिया उस पर बहस करके चलो ठीक है उसको फाइनल, लेकिन यहाँ पर ये जो बोला वही 1% जो बोल दिया वही फाइनल है, नो वन कैन डिनाई द कमांड ऑफ हिम। अच्छा, अधिकार और स्वतंत्रता क्या होती है? लोकतंत्र में बेटा गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज हमको प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जैसा रूलर चाहेगा उसके मर्जी के ऊपर ग्रांट किया जाता है कि आपको कितने अधिकार देने हैं और क्या आपके लिमिट है। ये सारी चीजें वहां का जो गवर्नमेंट होगा, जो रूलर होता है, मोनार्क जो होता है बेटा, वही डिसाइड करता है। वहीं पर हम लोग डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। देखिए डिक्टेटरशिप में सेवरल रिस्ट्रिक्टेड और क्रश्ड,
आपके अधिकार दूंगा ही नहीं भाई। है कौन जो मैं बोलूं तू खड़ा रह, तू खड़ा रह, मैं बोलूं तो तू दौड़ दौड़, मैं बोलूं तो तू कुछ मत कर, तुम कुछ मत कर, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा डिक्टेटरशिप में। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही की बात करते हैं। एकदम पीरियडिक इलेक्शन होते हैं, अगर नहीं किए तो गए बेटा, तुम गए। जैसे कि इस बार आप देख रहे हो क्या हाल है, नन टू द पॉपुलेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है, जवाबदेही कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे जवाब, और तो अगर बोलोगे ना आपको सप्रेस कर देंगे। सप्रेस करने की नीति यहाँ पर चलती है डिक्टेटरशिप में। आपको यहाँ पे समझाया होगा, मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा हो तो प्लीज बच्चे एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिए। आपको छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कौन तराजू लेकर खड़ा है। ग्लोबल केस की बात करते हैं, कुछ ग्लोबल बातें हम लोग पढ़ लेते हैं इस पे। सर पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ साहब ने 1999 में मिलिट्री कॉप लेड बाय द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इन्होंने वहां पर ऑर्डर दिया, रियल अथॉरिटी रिमेन विद द आर्मी जनरल। जो जनरल मुशर्रफ साहब थे उन्होंने 1990 में वहां का पावर जो है, पाकिस्तान का पावर सीज कर लिया था अपने हाथों में, बोल सकते डिक्टेटर फॉर्म में। चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी है बेटा, वह इलेक्शन आकर तो होता है 5 साल, लेकिन कैंडिडेट अपने मन के, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जब तक अप्रूवल नहीं पाते हैं तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, कैंडिडेट को मैनिपुलेट किया जाता है, कहीं हरास किया जाता है, और उनको जबरदस्ती वोट ले लिया जाता है। ये बेटा नेशनल पीपल्स कांग्रेस का, चाइना का पार्टी का देन है। मैक्सिको में पीआरआई रूल है, यहाँ पर 1930 से 2000 तक ये रूल था। इसमें बताया यूज स्टेट फंड्स, फोर्स टीचर्स इन्फ्लुएंस एंड मीडिया बायस टू सिक्योर अनफेयर विंस। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैक्सिको पीआरआई रूल की बात करते हैं, ये लगभग 70 साल वहां पर शासन किए। यहाँ पर नियम क्या था बेटा, यहाँ पर पहला नियम, सर स्टेट फंडिंग होती थी, मैं अपने चुनाव के लिए यहीं से पैसा वसूलूंगा और उसका प्रचार प्रसार करूंगा, नो वन कैन डिनाई मी, ये पीआरआई का रूल था। दूसरी बात करते हैं सर, टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता था, आप जाइए अपने क्लास में बच्चों को, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, वो बोलते थे अपने बच्चों को आप लोग फोर्स करिए, आप उनको अपना प्रभाव बनाइए, इन पार्टी को वोट देना है, उनके गार्जियन को बुलाकर आप उनको फोर्स करिए, कॉन्सेप्ट बनाए थे वो लोग। दूसरी बात सर, एंड मीडिया बायस टू सिक्योर अनफेयर विंस, और मीडिया को बोला जाता था केवल मेरे बारे में बताओ, उनकी अच्छाइयों को मत बताना, मेरी अच्छाइयों को बताना, उनकी बुराइयों को सामने लाना। दूसरी चीज, जब गिनती हो ना वोटिंग की, गलत इन्फॉर्मेशन देना, मैं जीत रहा हूँ, वहां पर बताओ मीडिया में, जैसे इस समय आज तक न्यूज चैनल चल रहा है, आप देख सकते हैं, नो डाउट, मैं मुंह पे बोल दे रहा हूँ भाई, पब्लिकली बोल रहा हूँ, जो करना हो करो, चैनल इस चीज करोगे ना मेरी गुरुत्ता थोड़ी खा जाओगे, क्यों। चलिए जिम्बाब्वे जानू पीएफ की बात करते हैं, रॉबर्ट मुगाबे साहब ने इसको जो है रूल किया था। इसमें बताया जा रहा है, अल्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू एक्सपेंड प्रेसिडेंशियल पावर एंड हरास अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो है एक्सपेंड किया प्रेसिडेंशियल पावर में इसको बढ़ा दिया, और तो और हरास अपोजिशन, मतलब जो अपोजिशन वाले थे उनको जो है हरासमेंट या फिर उनको जो है कुल मिला करके डोमिनेट करने का काम कर रहे थे, और कुछ नहीं। ये जानू पीएफ की पार्टी की देन थी। चलिए जिम्बाब्वे की कहानी है। तो यहां तक आपको शायद ये पुरानी स्टोरी भी इसमें मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और समझ आए एक बार प्लीज आप लोग जो है लाइक शेयर कर दीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं फिर। डायरेक्ट वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करने वाले और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। चलिए इस पर आप लोग एक बात बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब लोग अपने कमेंट पुट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सर बताया जा रहा है, सिटीजंस पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लेजिस्लेशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूल ये है, प्रेडिकल ओनली फॉर द स्मॉल पॉपुलेशन, जैसे ग्राम सभा इन इंडिया की बात कर ले, एंशिएंट एथेंस की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें। यूटिलाइज द रेफरेंडम्स, प्लेबिसिट्स एंड ओपन द असेंबली, सबके लिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये रूल होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बात करते हैं बेटा, यहाँ पर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न देयर बिहाफ, मतलब हमने अपने एमएलए एमपी को चुन लिया, वो अपने हिसाब से रूल करे। एसेंशियल फॉर द मॉडर्न लार्ज नेशन स्टेट विद मिलियंस ऑफ द सिटीजंस, प्रिवेंट द लॉजिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द फिजिकली गैदरिंग एवरी सिटीजन। ये है, देखिए कहीं कहीं हमारी एनर्जी लो हो रही है, एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए ना। चलिए इनके डिमेरिट्स क्या है, काउंटर पॉइंट्स क्या है, देखिएगा, ये कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी दिखाता है, हमारे इंस्टेबिलिटी रहता है गवर्नमेंट का। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द लीडर्स कैन लीड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इंटरप्ट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। अगर लगातार हमारे, आप कॉन्शियस समझिएगा, अगर हर साल हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट चेंज होता रहे, हर 5वें साल चेंज होता रहे, बताइए, मैंने अपना प्लान लेकर आया, राहुल गांधी अपना प्लान लेकर आए, नरेंद्र मोदी अपना प्लान लेकर आए, और अरविंद केजरीवाल अपना प्लान लेकर आए,
क्या हम लोग डेवलप कर पाएंगे? एक लंबा टर्म हम लोग रख पाएंगे डेवलपमेंट का? नहीं, कोई चांस नहीं है। तो कहीं न कहीं इसके डिमेरिट, डेमोक्रेसी के डिमेरिट है। पहला डिमेरिट। दूसरी डिमेरिट बात करते हैं सर, डिले। क्या डिले होता है? कंसल्टेशन विद द न्यूमरस स्टेक होल्डर्स लीड टू स्लो लेजिस्लेटिव प्रोसेसिंग एंड डिसीजन डिलेज। अच्छा, मान लीजिए कोई कानून बना रहा हूं, उसमें कहीं न कहीं भैया हमारा गवर्नमेंट चेंज हो गया, दूसरा राहुल गांधी प्री पीएम बन गए, तो कहीं न कहीं बेटा हम जो है अपनी बातों को कैसे आगे ले जा पाएंगे? हमारे डिसीजन कहीं न कहीं पेंडिंग हो जाए। फिर अगली बार मैं सत्ता में जब आऊंगा, तब जाकर कहीं न कहीं आपको बेटा वो डिसीजन आगे ले जा पाऊंगा। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी में प्रिवेंट परमानेंट टायरेनी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर। इसमें आपके पास पॉइंट क्या है, आपको मतलब फेवर मेरिट क्या है? इसमें हम अगर मान लो परमानेंटली कोई लीडर हो गया, जैसे पीएम अभी कोई है, मान लो एमएम साहब है, एमडी साहब है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमको परेशान न करे, हमारी जनता को, हमारे आवाम को, हमारे यूथ को, जैसे इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनको टायरेनी न फेस करना पड़े और एब्सोल्यूट पावर इनका न बनने पाए, इस चीज को कहीं कहीं हमको अच्छा करता है। दूसरी बात करते हैं डिले, प्रिवेंट हैस्टी फ्लेम्ड और ऑपरेसिव लॉ बाय बीइंग पास्ड। कोई भी ऐसा कानून नहीं पास हो, मान लो अगर हमारा लगातार गवर्नमेंट होता और मैं कोई ऐसा कानून पास कर देता कि हमारी जनता के कहीं अधिकारों को उनसे वंचित कर दो, तो इन चीजों में हमें कहीं कहीं रोकता है। तो डेमोक्रेसी यहाँ तो अपना की रोल अदा कर ही दिया ना भाई। आगे बात करेंगे सर, इलेक्टोरल करप्शन जो है इसको भी कहीं कहीं रुकता है, ये भी होता है ज्यादा, देखिएगा। इलेक्टोरल कंपटीशन कॉजेज पॉलिटिकल रिवाइवलरीज, मनी पावर अब्यूज एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। कहीं न कहीं हमारे यहाँ मनी पावर का मिसयूज होता है बेटा, कहीं न कहीं अनएथिकल अब्यूजेस होते हैं। उसके अलावा सर हमारे पास पॉलिटिकल रिवाइवलरीज कुछ ज्यादा ही बड़े फॉर्म में जाते हैं। अभी जैसे आप समझिएगा, अभी जब चुनाव आएगा, आप एक चीज वॉच करिएगा, कहीं न कहीं दंगा हो जाएगा, कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान अटैक कर गया, ऐसा फिजूल की रूमर्स हमारे यहाँ बढ़ा दिया जाता है। भाई इतना कोई देश खाली है क्या? अपने डेवलपमेंट को छोड़कर आपके ऊपर अटैक करने के लिए खाली है क्या? क्या बात करते हैं यहाँ पे आप? एक्सपेंडेशन कोई नहीं कर, अच्छा एरिया एक्सपेंड करने से आप वैल्यूएबल बनेंगे, या फिर अपनी गुणवत्ता, अपने रिसोर्सेज जो है उसको कंज्यूम करके वेल प्रोडक्ट बना करके आप लोग बेहतर बनेंगे भाई, डेवलप करेंगे। आप बताइए, इसमें सऊदी अरेबिया, ओमान और मस्कट की बात करिए, ये लोग क्यों डेवलप है? क्योंकि अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज करके सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे विल ग्रोइंग डे बाय डे। ओके, तो दिमाग में रखिए, कहीं ना कहीं आपको एरिया एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्वालिटी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हुए, अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हुए अपने आप को प्रेजेंट बेहतर करना होगा, तब जाकर अपने देश डेवलप करेगा। ऐसा थोड़ी डेवलप करने वाला है। चलिए, इसके की पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड प्रेस ओवरसाइट कब अब्यूज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन फ्री होता है और वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कहाँ पर क्या सही करना है, क्या गलत करना है। आगे बात करेंगे सर, बैड डिसीजन नहीं होने पाता है सर, बैड डिसीजन ज्यादा होता है। इलेक्टेड लीडर्स मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लीडिंग टू द बैड चॉइसेस। वो गलत चॉइस कर लेता है। लेकिन यहीं पर डेमोक्रेसी मेरिट बात करते हैं, सिटीजन होल्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी टू रिप्लेस द इनइफेक्टिव लीडर्स। जो प्रभावी लीडर्स नहीं होते उनको बदलने की भी क्षमता इनमें होती है। चलिए चलिए, सोशल प्रिंसिपल, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। सोशल प्रिंसिपल बात करें, इकोनॉमिक क्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी और आइडियल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सर सोशल प्रिंसिपल इसके क्या है? डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल अप्लाइज बियॉन्ड द गवर्नमेंट इन फैमिलीज, क्लासरूम एंड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिसीजन इन्वॉल्व इक्वल कंसल्टेशन। देन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सोशल प्रिंसिपल क्यों माना जाता है? चाहे हमारे परिवार की बात कर लीजिए, चाहे किसी स्कूल की बात कर लीजिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा, वहां पर बिना कंसल्टेशन के कोई डिसीजन ना लिया जाए। इस चीज को हमको देता है सोशल की, इसके माने जाते हैं, प्रिंसिपल माने जाते हैं। और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रूप से हम लोग को इक्वल माना जाता है। ऐसा थोड़ी है कि डेमोक्रेसी किसी को ज्यादा और किसी को कम मान लिया जाएगा, नहीं बेटा। तो ट्रू डेमोक्रेसी इज अचीव्ड व्हेन द नो सिटीजन गोस टू बेड हंग्री एंड बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन एक्सेसिबल टू द एवरी इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, बताया क्या जा रहा है? इकोनॉमिक इक्वालिटी ये बताता है कि असली डेमोक्रेसी वही है कि जब आपके देश में कोई व्यक्ति भूखा न सो रहा हो, भूखे बेड पर जाकर सो ना जाए, ये हमारी असली डेमोक्रेसी है। ये भी बताता है, यही नहीं, ये हमको ये बताता है बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्सेसिबल टू द एवरीवन। जैसे कि अभी इस समय चीनी 75 और 65 रुपए किलो आपको मिल रहा है। आपको देखिए पेट्रोल 100 प्लस हो चुके हैं। आपको देखिए ईडेबल जो आयल है ना डेली यूजर्स के, तो वो कहीं ना कहीं 200 रुपए लीटर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा वो हमारे कॉमन पीपल के द्वारा एक्सेसिबल नहीं है बेटा। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को मात दे रहा है, कहीं ना कहीं किल कर रहा है। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को,
तब जाकर हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नया बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे इसी क्रम में। एंड आइडियल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए सर। नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज an ongoing journey that requires the active citizenship and constant vigilance। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बेहतर मानी जाएगी। अदरवाइज देयर इज नो चांस टू बी दैट। ओके, लेट मी डिस्कस फॉर द मोर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए कि डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। है क्या सर? सिटीजन राइट भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, प्रेस एसोसिएशन एंड गारंटीड होते हैं हमारे लिए, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर सेंसरशिप होता है, रिप्रेशन की नीति होती है और रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम होते हैं, फ्रीडम हमारे रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। पॉलिटिकल अपोजिशन की बात करते हैं, अलाउड टू द कंटेस्ट इलेक्शन, क्रिटिसाइज एंड रिप्लेस द रूलिंग पार्टी। ये हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में अधिकार होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बैन कर दिए जाते हैं, जेल कर दिए जाते हैं, और तो और कभी काफी लोगों को मार भी दिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। यहीं पर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होल्ड करता है, रूलर अकाउंटेबल होना चाहिए, जो आपका शासक होना चाहिए वो जवाबदेह होना चाहिए। ये हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन वही नॉन डेमोक्रेटिक में ये चीज नहीं होता है, वो जवाबदेह नहीं होता है। व्हाट एवर इज हैपनिंग देयर डजंट मैटर, दैट इज द वे ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द, देखिए, रूलर्स एक्ट अबव द लॉ, कोर्ट्स लैक इंडिपेंडेंस, कोर्ट पास आजादी नहीं होती है। पावर ट्रांसफर की बात करते हैं, पीसफुल ट्रांसफर थ्रू द रेगुलर इलेक्शन। भैया पावर जो एक हाथ से, जैसे अभी मोदी के हाथ से ये किसके हाथ में चला जा सकता है? ये अभी राहुल गांधी के हाथ में जाता हुआ दिख रहा है ना बच्चे। यहाँ पर फोर्स कर दिया जाता है, मिलिट्री डोमिनेंस होता है बेटा, हेरिडिटरी लाइन चलता है, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। आगे बात करेंगे सर, आपके सामने इनके कुछ की डेफिनेशन दिए गए हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन ऑफ फ्रीली। एसेंशियल फीचर क्या है? रिक्वायर्स मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल फाइट्स होने चाहिए, इक्वल वोटर वैल्यू होना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होने चाहिए। सर अल्टरनेटिव से बात है, व्हाइल नॉट flawless, democracy remains superior to all alternatives by safeguarding citizen dignity and allowing self correction। ये खुद को इंप्रूव करता रहे और लोगों की डिग्निटी की रक्षा करे, ये उनके पास की पॉइंट हमको दिए गए हैं उनके फीचर्स के रूप में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखिए आपके पास कुछ क्विज दिए गए हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज डेमोक्रेसी? भैया ग्रीक वर्ड से आया है। पीआरआई पार्टी रूल्स विथ विच कंट्री? मैक्सिको में, आपको पता हो पीआरआई था। और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स मस्ट रेड इन द इलेक्टेड लीडर्स में। भैया पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए 1% 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। ये कुछ आपके एस्पेक्ट थे। होप्स आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज आप लोग देखिए, आपका चैप्टर खत्म हुआ और आपको सारा का सारा एस्पेक्ट समझ में आया होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चे, आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, प्लीज मेक श्योर फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग ऑन अस एंड I will do my best. Always I'm trying to do my best. And thank you for watching. Let me meet for the next video. Jai Hind, Jai Bharat.